भूतिया बंगला। कहानी शुरू होती है एक डरावने खंडर से। ये एक ऐसा खंडर था जो बहुत सालों से वीरान जगह पर स्थित था। ज़्यादातर इसके बारे में सब लोग जानते थे, इसलिए यहाँ कोई आता जाता नहीं था। राहुल, प्रीति, यश और मोनिका ये चारों क्लासमेट थे। कॉलेज के दिनों में खूब मस्ती करते थे। आपस में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे। काफ़ी अच्छी दोस्ती थी इन चारों में। आज राहुल का जन्मदिन था तो पार्टी तो बनती थी। सबने मिलकर फैसला लिया कि वो कहीं बाहर घूमने जाएंगे। तो सब सोच रहे थे। अचानक राहुल को याद आया वो वीरान खंडर। तो सबने योजना बनाई कि आज उसी खंडर को देखने चलते हैं। राहुल की कार में सवार होकर सब अगली सुबह जल्द ही निकल जाते हैं। सब मस्ती में झूमते हुए, मजाक मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उनको खंडर से थोड़ी दूर ध्यान में लीन एक साधु दिखाई पड़ते हैं। सब लोग गाड़ी से उतरकर साधु के पास चले जाते हैं। साधु को ध्यान में ही ज्ञात पड़ जाता है कि कोई आया है। वो अपनी आंखें खोलते हैं। क्यों आए हो यहाँ? साधु की आंखें गुस्से से लाल थी। अपनी जिंदगी की खैर चाहते हो तो वापस चले जाओ यहाँ से। मत जाओ उस मौत के खंडर में, मत जाओ। पर किसी ने भी साधु की बात नहीं मानी और आगे बढ़ गए। अभी कुछ ही दूर चले थे कि उनको एक बोर्ड नजर आया, मौत का खंडर 4 किलोमीटर। इस पर कोई ध्यान न देते हुए राहुल ने अपनी गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी। 2 किलोमीटर गए ही थे कि अचानक गाड़ी खराब हो गई। राहुल ने बहुत कोशिश की पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। प्रीति ने कहा, अब क्या करेंगे? अभी खंडर तो दूर है। राहुल कहता है, चिल यार, मैं हूं ना। शेष रचना अगले भाग में। अब सबके सब डरे हुए हैं। राहुल सबको कहता है, राहुल के होते हुए कैसा डर? डर भी भाग जाता है मुझसे। इतने में आवाज आती है, आओ, आ जाओ, मैं जन्मों जन्मों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। राहुल एकदम से डर कर प्रीति से चिपक जाता है। प्रीति कहती है, तुम तो बड़े बलवान थे थोड़ी देर पहले, अब क्या हुआ? निकल गई सारी बहादुरी? सबके सब सहम जाते हैं। फिर वही आवाज़ जो दोबारा से सुनाई देती है। सब डर के मारे पसीने से तरबदर हो जाते हैं। सब एक चट्टान पर बैठ जाते हैं। अब आसपास कोई आवाज़ नहीं थी। प्रीति बोलती है, मैंने तो तुमको पहले ही कहा था ये खंडर कुछ ठीक नहीं है, पर तुम हो के मानते ही नहीं हो। अब क्या करेंगे? यश बोलता है, क्या यार प्रीति, क्यों टेंशन लेती है? ये भूत वूत कुछ नहीं होते, ऐसा बस कहानियों में होता है, असल ज़िंदगी में नहीं। राहुल का डर के मारे बुरा हाल है। वो बस उन सब की बातें सुन रहा है खामोशी से। फिर राहुल सहमा सहमा बोलता है, प्रीति तेरे बैग में जो बियर की बोतल है वो निकाल। यश भी बोलता है, हाँ यार, ये आइडिया सही है, कुछ एंजॉय हो जाए ताकि सबका माइंड भी फ्रेश हो जाए। सब एक एक बियर उठा लेते हैं। एक साथ चीयर्स करके बियर पीने लगते हैं। सब ये बातें भूलकर मजाक मस्ती में लग जाते हैं। राहुल डर के मारे थक जाता है और असल में सबको ही थकान सी महसूस हो रही थी। सब बोलते हैं, अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। थके होने की वजह से लेटते ही सबकी आंख लग जाती है। जब सबकी आंखें खुलती हैं तो शाम के 4 बज चुके थे। अब सभी रिलैक्स हैं। मुंह हाथ धोकर थोड़ा थोड़ा पानी पीकर चलने की तैयारी करते हैं। राहुल को अब भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शक है कि वह आवाज़ फिर से न आए, लेकिन वो दिल को तसल्ली देता है, कुछ नहीं होगा ऐसा। अब सब बैग कंधे पर उठाकर आगे बढ़ते हैं। सब एक लाइन में चले जा रहे हैं। अचानक से मोनिका जो पीछे चल रही थी जोर से चीखती है। सब दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। क्या हुआ मोनिका? मोनिका बहुत डरी हुई है। बताओ मोनिका, क्या हुआ? यश पूछता है। वो मैं उसके बाद खरगोश। मोनिका बहुत ज़्यादा डरी हुई है। सब उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर में हुआ क्या था, पर मोनिका कुछ भी नहीं बता पा रही थी। वो बहुत सहमी हुई है। फिर प्रीति अपने बैग से पानी की बोतल निकालती है और मोनिका को पानी पीने के लिए देती है। मोनिका ने जैसे ही पानी पिया, फिर यश कहता है, बताओ प्लीज हुआ क्या था? तुम चिल्लाई क्यों? ऐसा क्या देख लिया जो इतनी डर गई हो?
कुछ तो बताओ। मोनिका अभी कुछ बताना शुरू करती है। मैंने एक औरत देखी, बहुत ही डरावनी थी वो। क्या औरत? कौन सी औरत? यश पूछता है। पता नहीं, पर एक औरत मुझे दिखाई दी, बहुत डरावनी थी वो। उसके दिखते ही मुझे किसी ने एकदम पीछे की तरफ खींच लिया और घसीटते हुए एक गड्ढे में ले जाकर पटक दिया। यश पूछता है, पर थी कौन वो औरत? चाहती क्या थी आखिर तुमसे? चलो छोड़ो इन सब बातों को, तुमको जरूर कोई ना कोई वहम हुआ होगा। भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ऐसा बस कहानियों में ही होता है। चलो इन सब बातों को छोड़ो और आगे बढ़ते हैं। 5 बज चुके हैं, हमको जल्द ही खंडर तक पहुंचना होगा। प्रीति बीच में ही बोल पड़ती है, आखिर कब आएगा ये खंडर? चलो अब चलते हैं। यश कहता है कि मेरे तो फ़ोन की बैटरी भी लो होने वाली है और अभी कुछ ही देर में अंधेरा भी होने वाला है। प्रीति बोलती है, टेंशन मत लो, मैं टॉर्च अपने साथ लेकर आई हूँ, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। फिर यश कहता है, वाह मिस जीनियस, क्या बात है, मान गए तुम्हारे दिमाग को। इस बारे में तो हम सब ने कुछ सोचा ही नहीं था। फिर प्रीति कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अक्सर इन खंडरों के बारे में अपनी किताब में पढ़ा है। इनमें रात के समय बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, तो जब भी ऐसी जगह पर जाए तो टॉर्च साथ लेकर जाएं। अब सब वहाँ से निकल जाते हैं। अभी कुछ दूर ही गए थे कि उन्हें वही साधु फिर से मिलता है जो आते हुए उन्हें रास्ते में मिला था। साधु को देखते ही सब लोग सोच में डूब जाते हैं। वो सोचते हैं कि साधु को तो हम पीछे छोड़ आए थे बहुत दूर, फिर ये हमसे पहले यहाँ कैसे पहुँचा। साधु उन सबको फिर से चेतावनी देते हुए कहते हैं कि उस खंडर में मत जाओ वरना अनर्थ हो जाएगा। साधु बोलता है, आज से 100 साल पहले उस आत्मा को मैंने ही वहीं पर कैद किया था और तुम सबको बता दूं, वो एक खंडर नहीं बल्कि एक रहस्यमयी बंगला है। उस बंगले में हर तरफ शीशे हैं, वो एक तरह से मायावी दुनिया है। वहाँ उस खंडर में एक दरवाजे पर एक त्रिशूल लगा है जहाँ मैंने उस आत्मा को कैद किया है। उस त्रिशूल के ठीक नीचे एक भूमिगत गुफा है जिसमें एक शीशी में वो आत्मा है जिसे मैंने ही कैद कर रखा है। अगर भूल से भी उस शीशी को तुमने खोल दिया तो सबको ख़त्म कर देगी वो दुष्ट आत्मा। इसलिए मेरे बच्चों, मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि वहाँ मत जाओ, अपने अपने घर लौट जाओ। अगर अपनी ज़िंदगी की खैर चाहते हो तो। ये सब सुनकर सबको हंसी आने लगती है। सब सोचते हैं साधु उनको झूठी कहानियाँ सुना रहा है। भला आज के समय में ऐसा भी कहीं होता है क्या? साधु बोलता है, अगर तुम लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम लोग वहाँ जरूर जाओगे। पर बेटा मेरा एक कहा मान लो, ये लो रुद्राक्ष, ये तुम्हारी उस दुष्ट आत्मा से रक्षा करेगा। मोनिका उस रुद्राक्ष को अपने पास रख लेती है और सब आगे बढ़ जाते हैं। अभी सब लोग कुछ दूर ही गए थे कि उनको एक झरना दिखाई दिया। क्या खूबसूरत नज़ारा था, सबको बहुत अच्छा लग रहा था। उन सबको मस्ती करने का मूड हो गया। सबने झरने के नीचे स्नान किया और सबका माइंड फ्रेश हो गया। अब सबकी थकान फुर हो चुकी थी। सबने खूब आनंद लिया उस मनमोहक नज़ारे का। अब सब थोड़ी देर आराम करने लगे। कुछ देर आराम करने के बाद सब फिर से आगे बढ़ गए। अब वो भूतिया बंगला थोड़ी ही दूरी पर था। जैसे ही वो कुछ दूरी आगे बढ़े, उन्हें दूर से ही वो बंगला दिखाई देने लगा। तेज तेज आंधियां चलने लगी, चारों ओर धूल ही धूल हो गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सब इतनी तेज आंधी में आगे बढ़ते हुए कब उस बंगले में घुस गए कुछ पता ही नहीं चला। आंधी की वजह से सब अलग अलग हो गए थे। जोर जोर से आवाज़ें आने लगी, किसी के चिल्लाने की, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, प्लीज़ ऐसा मत करो।
राहुल प्लीज। वे सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। अब सभी बहुत डरे हुए हैं उन अनजान आवाज़ों को सुनकर। अब आवाज़ और ज़ोर ज़ोर से आने लगती है। मुझे मत मारो प्लीज़, प्लीज़ मुझे मत मारो, कुछ तो रहम करो मुझ पर। सब डरे हुए भागे दौड़े फिर रहे हैं। सब और भय का माहौल है। भागते भागते सब एक जगह पर आ पहुंचते हैं। तभी बंगले में से एक प्रकाश आता है। उसमें से एक सफ़ेद साड़ी पहने खून से लथपथ औरत निकलती है। उसको देखते ही सबके पसीने छूट जाते हैं। सब डर के मारे अपने अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगते हैं। फिर वो आत्मा बोलती है, वहीं रुक जाओ। सब डर के मारे एक जगह पर रुक जाते हैं। मुझे बदला चाहिए, वो औरत राहुल की तरफ इशारा करते हुए बोलती है। सब राहुल की तरफ देखने लगते हैं। प्रीति कहती है, राहुल ये औरत कौन है और इसके साथ तुम्हारा क्या संबंध है? मुझे कुछ नहीं पता और मैं कुछ नहीं जानता कि ये औरत कौन है। तो फिर ये औरत तुम्हारी तरफ इशारा क्यों कर रही है? ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये माजरा क्या है। मैं बताती हूँ ए लड़की तुझे, ये वही लड़का है जो पिछले जन्म में मुझसे प्यार करता था। हम दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। साथ खेलते, साथ खाते और साथ साथ पढ़ते थे। हमारा बचपन का प्यार बहुत गहरा होता गया। धीरे धीरे हम एक दूसरे के आदी हो चुके थे। अब हम कॉलेज लाइफ में थे। एक लवर के रूप में मैं अक्सर इसका गेट पर इंतज़ार करती रहती थी कि ये कब आए और मैं उसे प्यार से गले लगाऊं। ऐसे ही राहुल होता था। जब भी कॉलेज में कोई फंक्शन होता तो हम एक साथ डांस करते। हमारी जोड़ी कॉलेज की टॉप जोड़ी थी, जिसकी हर कोई तारीफ करते न थकता था। सब हमारे प्यार की मिसाल दिया करते थे। अब हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। फिर वो मनहूस दिन भी आया जब हमारे प्यार को इस दुनिया की नज़र लग गई। समर की पढ़ाई पूरी होते ही यूएस में जॉब के लिए ऑफ़र आया। जाने से पहले वो मेरे पास आया था। हम दोनों एक दूसरे से लिपटकर खूब रोए थे उस दिन। समर भी बिलख बिलख कर रो रहा था। हम दोनों से ये जुदाई सहन नहीं हो रही थी। शायरा रो मत, मैं जल्द ही यूएस से वापस आऊँगा। मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ, हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा। हाँ समर, पर तुम भी एक वादा करो, वहाँ जाकर तुम मुझे कॉल करोगे, भूलोगे तो नहीं बिल्कुल भी? आई प्रॉमिस शायरा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अगली सुबह ही समर की यूएस के लिए फ़्लाइट है। इधर शायरा बिस्तर पर लेटी हुई फूट फूट कर रो रही है। वो जुदाई के बारे में सोचकर रात भर ढंग से सोई भी नहीं थी। अगली सुबह समर घर से निकलने के लिए गेट पर गाड़ी के पास आता है। शायरा ये सब अपने घर की छत से देख रही होती है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। उसको देखकर समर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो उनको झट से पोंछकर गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाता है। शायरा उसे बाय बाय कर रही थी हाथ हिलाते हुए। समर के जाने के बाद शायरा बेड पर लेट जाती है और सारा दिन रोती रहती है। ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है। तब शायरा की माँ उसे समझाती है, बेटा ऐसा नहीं करते, वो कौन सा हमेशा के लिए विदेश गया है, लौट आएगा। 1 साल बाद माँ के समझाने पर शायरा ने थोड़ा बहुत खाना पीना शुरू कर दिया था, पर उसकी लाइफ अब पहले से काफ़ी बोरिंग हो चुकी थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, एक समर के सिवा। उसे हमेशा किसी खास दोस्त की कमी महसूस होती रहती थी, जो हर पल उसके साथ था, जिसने हर सुख दुख में उसका साथ दिया था। शायरा अपने मन को बहलाने के लिए सारा दिन टीवी देखती रहती थी और साथ में बुक्स भी पढ़ती रहा करती थी। वह खुद को व्यस्त रखने के लिए पूरी कोशिश करती थी,
जिससे कि उसे समर की याद बिल्कुल ना आए और सबके सामने उसे रोना भी ना पड़े। पर कहीं ना कहीं उसके दिल में समर की जुदाई का दर्द बढ़ते ही जा रहा था, जो अब उससे और ज़्यादा सहन होने वाला नहीं था। अब मैं थक चुकी थी। समर का इंतज़ार करते करते मेरा मन कहीं भी नहीं लग रहा था। मन को बहलाने की बहुत कोशिश की, पर मैं कामयाब नहीं हो पाई। समर की याद और उसकी जुदाई का दर्द समय के साथ और भी बढ़ता जा रहा था। अब सच में उसके बिना एक पल भी और जी पाना मुश्किल था। मेरे लिए अब उसके बिना जी पाना और रह पाना मौत के बराबर था। फिर मुझे एक दिन पता चला कि समर कुछ दिनों के लिए गांव आया है। मैं खुशी के मारे उछल पड़ी। सच में वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा दिन था। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और मेरी खुशी का कोई ठिकाना भी न था। बस मन में खुशी ही खुशी और समर से मिलने का बेसब्री से इंतज़ार। खुशी के मारे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी ड्रेस पहनकर जाऊं अपने समर से मिलने। फिर मुझे याद आया कि ब्लैक जीन्स और रेड टॉप उसके फेवरेट थे, तो मैंने उस दिन वही डाले थे। फिर शाम को हमारे घर के फ़ोन पर उसकी कॉल आई। शायरा, आज शाम मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। गांव के बाहर की तरफ जो बंगला है, तुम वहीं आ जाना। मैं खुशी के मारे समर को ना नहीं कर पाई। आखिर मेरा प्यार था वो, उसे कैसे मना कर देती। और फिर इतने सालों बाद उसे देखने का और उसके साथ बैठकर बातें करने का मौका जो मिला था मुझे। मैं शाम को फटाफट तैयार होकर पहुंच गई समर को मिलने उस बंगले में, या ये कहूँ इस बंगले में ही आई थी मैं। जब मैं यहाँ पहुँची तो समर पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रहा था। मेरे यहाँ पहुँचते ही उसने मुझे कसकर बाहों में भर लिया और बहुत बुरी तरह से चुम्बन लेना शुरू कर दिया। फिर मैंने उसको रोका और कहा, ये ठीक नहीं है समर, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। यहाँ से जाने के बाद तुमने मुझे एक कॉल तक नहीं किया। क्यों समर, क्यों? शायरा, जब मैं विदेश गया तो वहाँ मुझे जो जॉब लगी थी उसमें फ़ोन करने की अनुमति नहीं थी। मेरा काम ही कुछ ऐसा था। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मैंने तुम्हें याद ही नहीं किया, बस काम के सिलसिले में कभी फ़ोन करने की फुर्सत ही नहीं मिल पाई। बुद्धू, तुमको पता भी है मेरा यहाँ तुम्हारे बिना क्या हाल हुआ जा रहा था। मेरी तो जान ही निकल रही थी। मुझे तो लगा तुम वहाँ किसी अंग्रेजी मैम के चक्कर में पड़ गए हो और अपनी शायरा को तो बिल्कुल ही भूल गए हो। नहीं मेरी जान शायरा, तुम तो मेरी ज़िंदगी हो, मेरा प्यार हो। भला मैं तुमको कैसे भूल जाऊं? ये कभी हो सकता है क्या? बहुत याद आई तुम्हारी मुझे। सच में तुमने मुझे इतना मिस किया समर? हाँ शायरा, जब कभी भी मैं वहाँ प्रेमी प्रेमिका के जोड़े को देखता तो मुझे अपनी शायरा की बहुत ही याद आती, और कभी कभी तो रात रात भर तेरे बारे में सोचकर रोने भी लग जाता था मैं। नहीं समर, ऐसा मत बोलो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तभी तो देखो आज मिलने आए हो मुझसे। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं तुमसे कभी मिल भी पाऊँगी। नहीं शायरा, मैं तो अपनी शायरा के लिए आसमान से भी मिलने दौड़ा चला आऊँ। फिर ये तो चंद कोसों की दूरी ही थी। इतना सुनकर शायरा रो पड़ती है। क्या हुआ शायरा, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं समर, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और एक मैं हूँ जिसने तुमको गलत समझा। और इतना कहकर रोते रोते शायरा समर को गले लगा लेती है, और आज ऐसा लगा जैसे दो प्रेमियों का अधूरा मिलन आज पूरा हो गया हो। रोती हुई शायरा को चुप करवाते हुए समर बोला, मत रो शायरा, मैं हूँ ना तेरा प्यार हमेशा तेरे साथ। देखो तुमसे कितना प्यार करता हूँ, जो तुमसे मिलने के लिए विदेश से भी भागा चला आया।
समर के इस तरह से सांत्वना देते ही शायरा चुप होते हुए अपने आंसू पोंछने लगी। समर, तुम मुझे कभी अकेला छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? कैसी बातें कर रही हो शायरा? भला समर भी कभी अपनी शायरा को अकेला छोड़कर जा सकता है? तुमको क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ फिर से अकेला छोड़ने के लिए वापस आया हूँ? नहीं समर, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मुझे एक डर सा लग रहा है कि कहीं मुझे तुम्हारी याद में वो लंबी जुदाई फिर से ना सहनी पड़ जाए। आज भी जब मैं उन दिनों को याद करती हूँ तो रोना आ जाता है मुझे। तुम्हारे जाने के बाद कितनी अकेली हो गई थी मैं, एक जिंदा लाश की तरह। कभी उस कोने में बैठकर रोने लगती तो कभी उस कोने में। एक एक पल तुम्हारे बिना मेरे लिए वर्षों के जैसा हो गया था। सच में अगर तुम कुछ दिन और नहीं आते तो मैं मर ही जाती शायद। नहीं शायरा, ऐसा नहीं कहते। अब तुम्हारा समर आ गया है ना तुम्हारे पास, अपनी जान अपनी शायरा के पास। अब तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी आंखों में अब एक भी आंसू और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब रोना बंद भी करो शायरा। इतना कहकर समर फिर से शायरा को अपनी बाहों के आगोश में ले लेता है और शायरा को ऐसा अनुभव होता है मानो कि उसने पूरी ज़िंदगी भर की खुशियों को एक ही साथ पा लिया हो। शायरा, मैं अपने इस प्यार को एक निशानी देना चाहता हूँ। निशानी? कैसी निशानी समर? मैं कुछ समझी नहीं। अरे पागल, मैं तुम्हें माँ बनने का सुख देना चाहता हूँ जो हर औरत चाहती है। क्या माँ? नहीं नहीं समर, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है, फिर मैं कैसे कर सकती हूँ? अरे पागल, क्या तुझे अपने समर पर भरोसा नहीं है? मैं तुमसे ज़रूर और बहुत जल्द ही शादी करूँगा शायरा। लेकिन समर, शादी से पहले ये सब ठीक नहीं है। ना बाबा ना। अरे मेरी जान, क्या तुमको अपने समर पर भरोसा नहीं है? तुम पर तो भरोसा खुद से भी ज़्यादा है समर। मगर क्या शायरा? मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूँगा, मैं वादा करता हूँ शायरा। समर शायरा को अपनी बातों में बहला फुसला कर ले लेता है और शायरा उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए शक करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। समर शायरा को कसकर गले लगा लेता है। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। शायरा को समर की बाहों में बहुत ही सुकून महसूस होता है। अब दोनों प्रेमी एक दूसरे की आगोश में आ चुके हैं। धीरे धीरे उनका प्यार अब जिस्मानी रूप ले लेता है। पता ही नहीं चलता है, वह एक दूसरे में पूरी तरह से खो जाते हैं। अब यह प्यार रूह का न रहकर जिस्मानी रूप ले लेता है। इस तरह से समर अपनी काम वासना को पूरा करने में सफल हो जाता है, जिसका बिल्कुल भी अंदेशा शायरा को नहीं है। और इस तरह से समर वो हासिल करने में कामयाब हो जाता है जो उसे चाहिए होता है। यही तो उसका मकसद था, विदेश से लौट कर आने का। पर दूसरी तरफ शायरा को इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं है कि समर के मन में ये सब चल रहा है। वो तो अपने पवित्र प्यार में पूरी तरह से डूब चुकी थी। उसको अंदाजा भी नहीं था कि उन दोनों के बीच हुआ क्या था। समर की बाहों में आते ही वो सारी दुनिया भूल चुकी थी, क्योंकि समर ही उसकी दुनिया था और उसका पहला प्यार भी, जिस पर आंख मूंदकर विश्वास कर सकती थी। पर अब उसे अंदाजा भी नहीं था जो फरेब समर उसके साथ करने वाला था। जब दोनों का मिलन पूरा हुआ तो कुछ देर तक दोनों प्रेमी एक दूसरे को बाहों में लिए हुए बातें कर रहे। अब अंधेरा होने का वक्त हो चला था तो दोनों प्रेमी एक दूसरे को गले लगाकर विदा लेते हैं और अपने अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। शायरा आज बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके समर से उसका मिलन जो हुआ था, बहुत सारी प्यार भरी बातें हुई और प्यार भी ढेर सारा। एक लड़की जब किसी इंसान से प्यार करती है
तो वो उस पर इतना भरोसा करती है कि उसको अपना सब कुछ सौंप देती है, क्या रूह और क्या जिस्म। शायरा को खुश देखकर शायरा के माता पिता बहुत खुश थे। देखो ना शायरा के पापा, हमारी बिटिया कितनी खुश है, कैसे चहक रही है, इसकी हंसी तो देखो, जैसे कोई खजाना मिल गया हो इसको। कई दिनों में इसके चेहरे पर रौनक देखने को मिली है। हाँ शायरा की माँ, देख रहा हूँ मैं उसकी हंसी और खुशी दोनों। इसकी हंसी का राज तो समर है, जो अभी अभी विदेश से लौटा है। उसके बिना इसकी हंसी मानो कहीं गायब सी हो जाती है। पर कुछ भी कहो, मेरी बेटी फिर से हंसने तो लगी। शायरा अब बहुत खुश है, पर वो नहीं जानती कि उसकी ये खुशी अब ज़्यादा समय तक टिकने वाली नहीं थी। उसके साथ अब जो होने वाला था उसका उसे बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था। 3-4 महीने यूं ही खुशी में बीत गए। फिर अचानक शायरा को एक दिन ज़ोर ज़ोर से उल्टियाँ होने लगती है। उसके माता पिता को जब पता चलता है तो वे आग बबूला हो जाते हैं। हमारी इज्जत पर कलंक लगा दिया इस कलंकनी ने। पता नहीं किसका पाप अपने पेट में लिए फिर रही। मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा हमें गांव में। हमारी इज्जत को तार तार कर दिया। अपनी माँ के मुंह से ये सब सुनकर शायरा जैसे पत्थर ही हो जाती है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। मन ही मन सोच रही है कि मैंने क्या कर दिया। अगर समर ने मुझसे शादी नहीं की तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाऊंगी। उधर जब ये बात शायरा के पिता को पता चलती है तो वो गुस्से में शायरा को 3-4 चांटे लगा देते हैं। शायरा बिलक बिलक कर रोने लगती है। उसे अपनी गलती का आभास होने लगता है। वो सोचती है कि उसे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। आखिर उसे उसके माता पिता की इज्जत का भी ख्याल क्यों नहीं आया ये सब करते हुए। पर अफसोस के सिवा और वो कर भी क्या सकती थी। पर फिर उसको याद आता है कि समर तो उसको बहुत प्यार करता है, वो उससे शादी जरूर करेगा। समर अपनी शायरा के साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकता। आखिर ये संतान जो मेरी कोख में पल रही है उसका अधिकार हम दोनों के पास है। अगर मैं उसकी माँ हूँ तो समर उसका पिता जो है। फिर वो दिन भी आया जब शायरा की ज़िंदगी का आखिरी दिन था। जब समर के माता पिता को पता चला कि उसके बेटे ने किसी लड़की को गर्भवती कर दिया है, समर के पिता ने समर के साथ मिलकर शायरा को जान से मारने की योजना बनाई। योजना के मुताबिक समर ने शायरा को शाम को फिर से उसी बंगले में मिलने को बुलाया जहां वो अभी कुछ दिन पहले ही मिले थे। शायरा को अपने प्यार पर पूरा विश्वास था और उसे समर और अपनी शादी के बारे में भी बात करनी थी, तो वो समर से मिलने खुशी के मारे दौड़ी चली आई। दोनों उस बंगले में मिलते हैं और समर उससे बातें करने का और प्यार जताने का ढोंग करता है। शायरा समर से कहती है, समर मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो समर बोलता है, हाँ शायरा मैं जानता हूँ और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैं पापा बनने वाला हूँ। मैं तुमसे अगले महीने ही शादी करने वाला हूँ। शायरा खुशी के मारे उछल पड़ती है। आज उसकी खुशी का कोई ठिकाना जो न था। उसे समर पर पूरा भरोसा था और आज उसका प्यार उसके भरोसे पर खरा जो उतरा था। शायरा खुशी के मारे समर को गले लगा लेती है और इतने में समर के पिता जो एक तरफ खड़े थे, छुपकर उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाकर शायरा के पीठ में छुरा घोंप दिया, वो भी 3 बार। शायरा दर्द के मारे बोल रही थी, प्लीज़ मुझे मत मारो मुझे। लेकिन उनको शायरा पे बिल्कुल भी तरस नहीं आया और देखते ही देखते दर्द के मारे कर्रा कर शायरा ने अपना दम तोड़ दिया। उस शाम वह बहुत तड़प कर मरी थी। दर्द की इंतहा को पार करते हुए आखिर उसने दम तोड़ ही दिया था। जब ये बात शायरा के माता पिता को पता चली तो उनकी तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। रो रो के उनका बुरा हाल हो गया था। उनको अपनी लाडली बेटी की हत्या का बहुत सदमा लगा और इसी सदमे के कारण वे दोनों बिचल बसे।
एक ही झटके में पूरा हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। अब अर्थी को कंधा देने वाला भी कोई न था। एक साथ 3-3 लाशें जो पड़ी थी जमीन पर, ये मंजर दिल दहला देने वाला था। इस वारदात से आस पड़ोस के लोग भी कतरा गए थे। आखिर शायरा का माँ बनने का सपना सपना बन के ही रह गया था, जो उसकी मौत के साथ ही चला गया। उसने कितने सपने देखे थे कि समर उसको अपनी पत्नी का दर्जा देगा और उनकी एक प्यारी सी संतान होगी। उसकी सारी खुशियाँ उसकी हत्या के साथ ही दफन हो गई थी। इस तरह से शायरा को मौत के घाट उतार दिया जाता है। 2 हंसती खेलती जिंदगियों को एक साथ ख़त्म कर दिया जाता है। पर सोचने वाली बात तो ये थी कि आखिर शायरा का कसूर ही क्या था, और क्या कसूर था उस नन्ही सी जान का जो शायरा के गर्भ में पल रही थी। उसने तो इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा था और इन दुष्टों ने जन्म लेने से पहले ही उसको मौत के हवाले कर दिया। जब शायरा के माता पिता को इस बात का पता चला तो उनके होश ही उड़ गए। उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। इसी सदमे की वजह से उन दोनों की भी मौत हो गई। मतलब एक साथ 4-4 जिंदगियां खत्म, वो भी एक ही झटके में। शायरा की मौत से समर को कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि प्यार करने का ढोंग कर रहा था। शायरा जैसी सैकड़ों लड़कियां उसके लिए खिलौना थी। उसे बस जिस्म से प्यार था जो उसे मिल चुका था, और अपनी हवस पूरी होते ही उसने अपना रंग दिखा ही दिया। समर का यही काम था, लड़कियों को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर उनकी इज्जत लूटना और फिर उनसे दूरी बना लेना। लेकिन अब की बार उसको किसी लड़की की हत्या तक करनी पड़ गई थी, मगर उसको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो जानता था कि ये छोटे मोटे मामले तो उसके डैड वैसे ही निपटा लेंगे, और हुआ भी वैसा ही। उसके पिता ने पुलिस को रिश्वत देकर उस मामले को वहीं पर रफा दफा करवा दिया। इस तरह से कानून भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और धीरे धीरे कुछ ही सालों में सारा समाज भी इन बातों को लगभग भूल चुका था। लेकिन कोई एक था जो अभी तक उनके इस पाप को नहीं भूल पाया था, और वो थी शायरा, जिसको ऐसी दर्दनाक मौत दी गई थी कि वो उसको कभी नहीं भूल सकती थी। मौत के बाद शायरा की आत्मा इस हवेली में ऐसे ही भटकती रही वर्षों तक बदले के लिए। उसको बदला चाहिए था, और वो बदला था समर के सारे खानदान की मौत, और वो भी तड़प तड़प कर मरे। वो उनको चैन से नहीं जीने देना चाहती थी। उन दरिंदों से अपने हर जख्म का बदला लेना था उसे। फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। अब शायरा समर और उसके पिता से बदला लेने के लिए तड़प रही है। अब आगे फिर एक दिन मुझे पता चला कि समर और उसका परिवार किसी पार्टी में जा रहा था, और वहाँ उनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। पर उनकी मौत से मेरा बदला पूरा नहीं हुआ था। मैं उनको अपने हाथों से कुरेद कुरेद कर मारना चाहती थी। जिस तरह से समर ने मेरे जिस्म को नोचकर अपनी हवस पूरी की, उसी तरह मैं उसके जिस्म को नोचकर अपनी हवस पूरी करना चाहती थी। फिर राहुल का जन्म हुआ, जो पिछले जन्म में समर के रूप में था। अब मुझे उसके बड़े होने तक का पूरे 23 सालों तक इंतजार करना पड़ा। मैं बदले की आग में 23 सालों से जल रही हूँ, और आज समर राहुल के रूप में मेरे सामने खड़ा है। सब शायरा की बात सुनकर डर के मारे थर थर कांपने लगे, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई ये कह सके कि वो ऐसे ही फालतू की बातें कर रही है। कहानी वर्तमान में। अब राहुल, यश, मोनिका और प्रीति को शायरा की कहानी और उसके साथ जो हुआ सुनकर पसीने छूट रहे थे। बस वो वहाँ से किसी भी तरह से भाग जाना चाहते थे। जैसे ही उन चारों ने वहाँ से भागने की कोशिश की तो शायरा ने हवा में उड़ते हुए सीधा राहुल को लपक लिया
और अपने साथ ठीक उसी जगह ले गई जहाँ पर समर ने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। अब शायरा ने समर को नोचना शुरू कर दिया था। वो लगातार कर्रा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका खून पी रहा हो। ऐसा उसके साथ पूरी रात चलता रहा और वो बेहोश हो गया। सुबह जब उठा तो उसका शरीर बिल्कुल निढाल हो चुका था। उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि बीती रात उसके साथ क्या हुआ था। वो प्रीति, यश और मोनिका को खोजता हुआ उस बंगले से बाहर आया। कुछ दूरी पर चलते ही उसे वो सब नजर आए। सब घबराए हुए दौड़े दौड़े उसके पास आए। वो सब बहुत डरे हुए थे और उनके हाथ पैर भी कांप रहे थे डर के मारे। कल रात जो हुआ था उनका दिल दहल गया था उससे। सबने राहुल से पूछा, क्या तुम ठीक हो राहुल? राहुल ने हाँ में सिर हिला दिया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे साथ फिर शायरा ने क्या किया? राहुल को कुछ भी याद नहीं था तो उसने कहा, मेरे साथ क्या करती? कुछ नहीं किया। और तुम सब क्यों भाग आए बंगले से? तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया मतलब? लगता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है राहुल। चलो छोड़ो गाइस, अब घर चलते हैं। यश ने बात को बीच में ही काटते हुए सलाह दी और सब कार में बैठकर घर के लिए रवाना हो गए। लगभग शाम 7 बजे तक सब अपने अपने घर पहुंच गए और नहा धोकर खाया और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए। बहुत ज़्यादा थके होने की वजह से सबको नींद आने लगी, पर राहुल जैसे ही सोने के लिए लेटा तो शायरा की आत्मा वहां आई और सपने में उसे खींचकर उसी बंगले में फिर से ले गई। फिर से वही जिस्म नोचने का काम शुरू हो गया। शायरा राहुल के जिस्म के मांस को नोच नोच कर खा रही थी और राहुल दर्द के मारे जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसके मुंह से एक ही आवाज़ निकल रही थी, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, बहुत दर्द हो रहा है, मेरे से अब और ज़्यादा सहन नहीं होता, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अब ये रोज रोज का सिलसिला हो चुका था। शायरा रोज राहुल के सपने में आती और उसको नोच नोच कर अपनी हवस को पूरा करती। राहुल रोज रोज के इस दर्द से थक चुका था। शायरा उसके साथ ऐसा कर रही थी जो वो अपने घर वालों को भी नहीं बता सकता था। जब इस दर्द को सहन करने की उसकी शक्ति ख़त्म हो गई तो उसने ये बात मोनिका यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड को बताई। पहले तो मोनिका को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसको राहुल ने इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया था। फिर मोनिका ने हिम्मत करके राहुल के मम्मी पापा से बात की और सारी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक बता डाली, जो भी उनके साथ उस भूतिया बंगले में बीता। राहुल के पिता बहुत ही समझदार इंसान थे और इन सब बातों के बारे में जानते थे। उन्होंने अपने एक मित्र से बात करके एक अघोरी को बुलाया जो तंत्र मंत्र का ज्ञानी था। अघोरी अगली सुबह ही राहुल के घर आया। उसने राहुल को सामने बैठाया और बहुत से मंत्र फूके, पर इसका शायरा पर कोई असर न हुआ क्योंकि शायरा वहाँ मौजूद ही नहीं थी। अघोरी के आह्वान पर शायरा वहाँ नहीं आई क्योंकि वो तो राहुल को रात के समय ही अपनी हवस का शिकार बनाती थी। अघोरी को कुछ समझ नहीं आया कि आज उसकी तंत्र विद्या काम क्यों नहीं कर रही है। ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसकी शक्तियों को भी टक्कर दे रही है। अघोरी वहाँ से चला गया और अमावस्या को फिर से आने के लिए कह गया। अघोरी को अब सब बात बता दी गई थी। उसे पता था कि अब शायरा रात को ही उसके काबू में आ सकती है, इसलिए वो अब की बार शाम के समय आया था और वो भी पूरी तैयारी के साथ। अघोरी शाम को 5 बजे राहुल के घर पहुंचा। राहुल के माता पिता ने अपने घर मोनिका को भी यही सोने के लिए बुला लिया था।
अघोरी को रात के समय बहुत ही लाजवाब खाना परोसा गया। फिर अघोरी ने सब घर वालों से कहा, देखिए समस्या बहुत ही विकराल है, वो जल्दी से इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। हमें पूरी सूझबूझ और धैर्य से काम लेना होगा। अभी राहुल पूरी तरह से उसके शिकंजे में है और वो बड़े मज़े से इसको अपनी हवस का शिकार बना रही है। आप लोग एक काम कीजिए, मेरे सोने की व्यवस्था भी राहुल के कमरे में ही कर दीजिए। मुझे समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए राहुल के कमरे में उसके पास ही सोना होगा। और हाँ, बाहर वाले कमरे में जो मेरा सामान पड़ा है उसे ऊपर राहुल के कमरे में रखवा दीजिए। और रात को चाहे आपको कितनी भी चीखें पुकारे सुने, आप लोग भागकर ऊपर राहुल के कमरे में नहीं आएंगे। ध्यान रहे, नहीं तो आपके आने से मेरी पूजा में विघ्न पड़ सकता है और शायरा भी आपको देखकर वहां से भाग जाएगी। सभी ने अघोरी की कही बातों का बखूबी पालन करने की बात कही और साथ ही यह भी कहा कि आप निश्चित रहे, आपकी पूजा में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। थोड़ी ही देर बाद मोनिका और राहुल की मम्मी ने अघोरी की पूजा के सामान से भरी हुई पोटली राहुल के रूम में शिफ्ट कर दी। अघोरी ने घर के मुख्य द्वार पर रक्षा घेरा बना दिया। थोड़ा सा गंगा जल लेकर मंत्रों को पढ़ते हुए, ताकि जब कोई दुष्ट शक्ति घर में आए तो उसे पता चल जाए और वो सचेत हो जाए। सारी व्यवस्था करके अघोरी राहुल के साथ उसके रूम में सोने के लिए चला जाता है और बाकी के सभी लोग नीचे के कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। रात 12 बजे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनकर अघोरी की भी नींद खुल गई। उसने देखा कि राहुल नग्न अवस्था में है और दर्द के मारे कर्रा रहा है। अघोरी ने थैले से निकालकर सारी पूजा सामग्री जमीन पर रखी और अपनी आंखें बंद करके जोर जोर से कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगा। इधर बिस्तर पर पड़ा राहुल नग्न अवस्था में लगातार दर्द के मारे चिल्ला रहा था। राहुल की चीख सुनकर उसके माता पिता और मोनिका की भी नींद खुल गई थी। राहुल के ये दर्द भरी चीखें उनसे सुनी नहीं जा रही थी, पर वो कर भी क्या सकते थे। उनको अघोरी ने किसी भी अवस्था में राहुल के कमरे में आने से मना जो किया था, उन्होंने सब अघोरी और भगवान के भरोसे पर छोड़ रखा था। इधर लगातार 1 घंटे अघोरी के मंत्रोच्चारण के बाद शायरा उसके सामने प्रकट हो चुकी थी। उसकी शक्ल बहुत ही डरावनी थी और आंखें गुस्से से एकदम लाल थी। अघोरी ने उसे डराते हुए पूछा, कौन हो तुम और क्यों पड़ी हो इस बच्चे के पीछे? इसने आखिर क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? शायरा ने बोलना शुरू किया, मैं शायरा हूँ और ये मेरा प्रेमी समर है। इसने प्यार का झांसा देकर मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है और मेरी जान भी ली। मेरे साथ साथ मेरे पेट में पल रही मेरी संतान का भी यही दोषी है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अघोरी बोला, होश में आओ शायरा, ये तुम्हारा हत्यारा समर नहीं है बल्कि राहुल है। शायरा ने कहा, हाँ जानती हूँ ये राहुल है, मगर है तो समर का दूसरा जन्म ही, यानी मेरा हत्यारा है ये। अघोरी ने शायरा को समझाया कि हाँ मानता हूँ कि ये समर है और राहुल के रूप में इसका दूसरा जन्म है, पर इसमें इस बेचारे राहुल का क्या दोष? ये तो इन सब बातों से अनजान है, इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। और अगर तुमने राहुल का पीछा नहीं छोड़ा और तुम इस तरह से इस पर अत्याचार करती रही तो तुम्हारे पाप और बढ़ जाएंगे, जिससे तुम्हें मुक्ति मिलने में और ज़्यादा समय लगेगा। शायरा को अघोरी की बातें अब कुछ समझ आने लगी थी। अब शायरा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था।
उसे आभास हुआ कि वो तो अनजाने में एक निर्दोष को सजा दे रही है, जो कि एक घोर पाप है। अब शायरा ने अघोरी से माफ़ी मांगी और राहुल के शरीर को छोड़कर वापस आत्मालोक में चली गई। शायरा के जाने के बाद अघोरी ने राहुल के माता पिता और मोनिका को राहुल के कमरे में बुलाया। राहुल के माता पिता और मोनिका राहुल के बगल में बैठे हुए थे। राहुल अपने बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। 2 घंटे बाद राहुल को होश आया तो राहुल के माता पिता ने रोते हुए राहुल को गले लगा लिया। राहुल की मां ने अघोरी का धन्यवाद किया और कहा कि अगर आप ना होते तो शायद मेरा बेटा आज जिंदा न होता। अघोरी ने अब उन सब से विदा ली और सुबह ही अपने निवास के लिए निकल गया। हेलो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी बनाई हुई कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो मैं समझूंगी कि हाँ, मेरी मेहनत कामयाब हो गई। और हाँ, एक बात और, जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो आप लोगों ने देखी है तो प्लीज़ जिसने भी ये वीडियो देखी है वो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाए। प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।